नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद पीड़ितों से मिलने के लिए आज मानवाधिकार आयोग की टीम पहुंची तो महिला आयोग ने भी पीड़ितों का दर्द जाना। राज्यपाल ने भी हिंसा प्रभावित लोगों से बातचीत की, घटना की जानकारी हासिल की है। क्या रहा आज दिन भर, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। दिखाएंगे खबर नेशनल हेराल्ड मामले पर भी आज क्या रही। देश में दिन भर हलचल, होगी बात नक्सलियों के आत्मसमर्पण की, जिसके चलते तेजी से देश से नक्सलवाद खत्म होने का भरोसा पैदा हुआ है। बताएंगे वक्फ कानून को लेकर क्या रही आज दिन भर देश में हलचल। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मालदा में मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मिले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। जाना पीड़ितों का दर्द, कहा कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी। लंबे समय से चल रही हिंसा की घटनाएं, कार्रवाई जरूरी, कल जाएंगे मुर्शिदाबाद। पश्चिम बंगाल की हिंसा के पीड़ितों से मिली राष्ट्रीय महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग की टीम। कहा पीड़ितों का दर्द अकल्पनीय। मुर्शिदाबाद हिंसा का सच जानने पीड़ितों के बीच पहुंची डीडी न्यूज की टीम। नेशनल हेराल्ड केस पर बीजेपी और कांग्रेस में जारी है सियासी वार तकरार। देश के तमाम हिस्सों में बीजेपी और कांग्रेस के अलग अलग विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने कहा नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का भ्रष्टाचार का मॉडल। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा पिछले 10 वर्षों में मेक इन इंडिया की बड़ी कामयाबी। 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 5 गुना और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 6 गुना बढ़ा। करीब 25 लाख लोगों को मिला रोजगार। फिर बजा भारतीय विरासत और सांस्कृतिक मूल्यों का दुनिया में डंका। श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में मिली जगह। प्रधानमंत्री ने जताई खुशी। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। वक्फ बिल के विरोध में बीते दिनों पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हिंसा हुई थी, जिसके बाद से कई परिवारों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, तो कई परिवारों ने अपनों को ही खो दिया था। ऐसे ही पीड़ितों से मिलने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम आज पहुंची तो राज्यपाल भी पीड़ितों से मिलने पहुंचे और उनका दर्द जाना। इस हिंसा के बाद से ममता सरकार पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो हिंसा को समय से ना रोकने को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। राज्यपाल के दौरे पर मीडिया को रोक के कारण पुलिस और गांव वालों के बीच भी आज जमकर बवाल देखने को मिला। मुर्शिदाबाद की हिंसा का सच, राज्यपाल ने जाना पीड़ितों का हाल, महिला आयोग ने भी जाना दर्द, पीड़ितों को इंसाफ का भरोसा। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों का दर्द ये दास्तां बयान कर रहा है कि अपने देश में भी शरणार्थी बन गए हैं। उनका कहना है कि वो हमारे पड़ोसी थे, बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन सब लूट ले गए। अब अपने देश में भी बेगाने से हो गए हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों के दर्द को बांटने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मालदा पहुंचे तो वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी पीड़ितों का दर्द सुनने मालदा पहुंची। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के बाद फैली हिंसा के पीड़ितों से मिलने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस मालदा पहुंचे। राज्यपाल सियालदाह रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए मालदा पहुंचे। मालदा में राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद हिंसा से प्रभावित लोगों से राहत शिविरों में मुलाकात की और हालात का जायजा लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल से मुर्शिदाबाद यात्रा टालने का आग्रह किया था, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। राजभवन सूत्रों के अनुसार शनिवार को राज्यपाल शमशेरगंज, धुलियाना, सुत्ती और फरक्का जैसे इलाकों का दौरा कर सकते हैं। इन इलाकों में हाल ही में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई थी। राज्यपाल की मृतकों के परिजनों से मिलने की योजना है। मालदा पहुंचने पर राज्यपाल ने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर राज्य को मदद की जरूरत है तो हम केंद्रीय बल भेजने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंसा की घटनाएं लंबे समय से हो रही हैं और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। All of them told me they should go back at the earliest. For that they said, number one, we want protection, sense of security. Number two,
Our houses have been damaged, gutted. We want houses. Number 3, they want something to our livelihood. These are issues which they raised. Some common issues they raised was. इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक दल ने मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित लोगों से मालदा के शरणार्थी शिविरों में मुलाकात की। एनएचआरसी ने हाल ही में मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में भड़की हिंसा का स्वतः संज्ञान लिया था। एनएचआरसी ने प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा और कथित मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में एक औपचारिक शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की है। एनएचआरसी ने निर्देश दिया है कि 3 सप्ताह के भीतर एक विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश की जाए। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी मालदा के शरणार्थी शिविरों का दौरा किया और शरणार्थियों से मुलाकात की। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि सभी पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण की जरूरत है और इनके हालात काफी खराब हैं। यहाँ पे इस कैंप महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सभी को मैं मिली हूँ। उनके साथ क्या बीती है इसके बारे में उन्होंने अभी मुझे बताया है, अवगत किया है। हम उनके साथ बात भी कर रहे हैं, पर मैं इतना एक ही बात कहूँगी कि जो वो बात कह रही है ये बात बहुत कल्पना के बाहर से है। इन महिलाओं को बहुत तकलीफ हुई है, इनके घर भी जले गए हैं, इनसे फोर्सफुली इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है, इनके साथ अनेक सेक्सुअल असॉल्ट भी हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में स्कूल के कैंप में रह रहे लोगों को स्थानीय निकाय द्वारा जबरदस्ती कैंप से निकालने की कोशिश की जा रही है। कैंप में रह रहे लोगों ने कैंप से निकालने के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। वो शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें जेल जैसी स्थिति में रखा गया है। मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज, सुती, धुलियाना और जंगीपुर के मुस्लिम बहुल इलाकों में हुई हिंसक झड़पों के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। कई स्थानीय निवासी अपनी जान बचाने के लिए अपने घर छोड़कर भाग गए और उन्होंने पड़ोसी मालदा जिले में बनाए गए शिविरों में शरण ली। ये हिंसा केंद्र सरकार द्वारा हाल में वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों के खिलाफ व्यापक विरोध के बीच हुई। मुर्शिदाबाद में हिंसा के मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने 20 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। हाईकोर्ट ने विस्थापितों की वापसी के लिए कमेटी बनाने का निर्देश दिया और प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है। प्रसन्नजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के पीड़ितों का दर्द अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जख्म अभी भी ताज़ा है। कई लोगों ने अपनों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है, तो कई लोगों का आशियाना हमेशा के लिए उनसे छिन गया है। हिंसा का तांडव ऐसा हुआ कि डरावनी तस्वीरें लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। हिंसा से पीड़ित कई परिवार पलायन कर चुके हैं और वो डर की वजह से वापस अपने घर जाने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं। लोगों की दुखभरी दास्तान के बाद भी राज्य सरकार उतनी सक्रिय नजर नहीं आ रही जितनी उसे होना चाहिए। इस मौके पर पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ित परिवार इस समय दर्द से भरे हैं। इन परिवारों का दर्द किसी की भी आंखों में आंसू ला देगा। मुर्शिदाबाद के वार्ड नंबर 16 में हमारी टीम कुछ ऐसे घरों में गई जहां दंगाइयों ने आग लगाकर सब कुछ जला दिया। एक बुजुर्ग ने आपबीती सुनाते हुए कहा कि उसके घर को जला दिया गया। घर के लोग झारखंड भाग गए। उनके 5 लाख रुपए भी जला दिए गए। इस घर को देखिए और आप समझ सकते हैं कि इस घर में रहने वाले लोग कितनी मुश्किल से जीवन यापन करते होंगे और उन मुश्किलों के बाद आज उनके घर की ये हालात है। घर में कोई सदस्य नहीं है, सभी लोग ये इलाका जो है वो छोड़कर चले गए हैं, पलायन कर गए हैं। कितने लोग थे उस समय और अभी यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं? हमारा परिवार में 5 लोग। बाकी लोग कहाँ चले गए? झारखंड भाग गया। 5 लाख जो रुपए थे इनके, वो एक बार दिखाएं आप कि देखिए नोटों की क्या हालत हो गई है पूरी तरीके से। अब आपका पैसा वैसा सब जल गया है, घर का खर्चा पानी कैसे चलेगा? खर्चा पानी ना खा कर भूख में मारा, कुछ खाया नहीं है, भूख से ना खाया है, कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाया? कुछ नहीं खाया। कितने दिन हो गए कुछ खाए हुए? शुक्रवार से हम नहीं खाया, शुक्रवार से। वहीं वार्ड नंबर 7 में हिंसा में प्रभावित लोगों से हमने बात की तो इनका दर्द छलक उठा। इन लोगों के मुताबिक हिंसा के वक्त 700 से 800 लोगों ने तांडव मचाया। उनकी दुकानों को लूटा, मंदिरों को तोड़ा, साथ ही महिलाओं को धमकी दी कि BSF के जाने के बाद उनका रेप करेंगे। ये लोग राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं।
एक साथ में कम से कम 600-700 लोग आया था इधर से इस साइड से। फिर उसके बाद इधर से नहीं घुस पाया। थोड़ा मेरा दीदी का दुकान जो है वो ये दीदी का और मेरा ताऊ जी का जो दुकान है सब पूरा लूट कर लिया, माल उल लेकर भाग गया। फिर उधर से आके उस साइड से फिर घुसा 600-700 लोग और सब बाहर से आया सर, इधर का नहीं है। पुलिस से मदद मांगी लेकिन पुलिस आया नहीं, 5-6 घंटा तक आया नहीं। बेटी है वो तो घर पे रहती नहीं है, सब बोलती है कि रेप करके छोड़ दूंगी, नंगा करके। कैसे रहेगी मेरा बेटी? मेरा लड़का लड़की छोटा छोटा है, कहाँ पर रहेगी? धुलियान के वेदबाना में हुई हिंसा में मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। ऐसे ही कई दशक पुराने शिव मंदिर को भी उपद्रवियों के द्वारा तोड़ा गया। सामने शिवलिंग है और शिवलिंग को पूरी तरीके से खंडित कर दिया गया है। साथ ही वाद्य यंत्रों को भी पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। मुर्शिदाबाद के दंगे में हर गोविंद दास और उनके पुत्र चंदन की हिंसा के दौरान हत्या कर दी गई थी। चंदन के घर वालों का कहना है कि इन्हें इंसाफ चाहिए, सरकार का मुआवजा नहीं। मुझे नहीं पता क्या कारण था, मैं घर के अंदर थी। दंगाई मेरे पति और मेरे बेटे को घर से खींचकर बाहर ले गए। उन दंगाइयों ने अपना चेहरा ढक रखा था। हिंसा के बाद काफी हिंदू परिवार शरणार्थी शिविरों में हैं। हिंसा के बीच इन लोगों ने जिस खौफनाक मंजर को देखा उसको याद कर अब भी कांप जाते हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा का भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन इनके मन में जो डर बैठ गया है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मालदा से निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अपने आप में बंगाल की कई जगहों पे जो हिंसा हुई उसके बाद से तनाव अभी भी लगातार बरकरार है। इस खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। सुलगता बंगाल, कानून व्यवस्था बेहाल, क्योंकि लगातार यही सवाल उठ रहा है कि बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और क्यों बंगाल सुलग रहा है इस प्रकार की हिंसा को लेकर। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। सौरभ सिकदर जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा मोहम्मद जीशान टीएमसी के समर्थक हैं। शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। मोहम्मद जीशान, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि अब हिंसा का सच धीरे धीरे खुद सामने आ रहा है और जो तमाम पीड़ित लोग हैं वो लगातार अपनी आप बीती सुना रहे हैं। राज्य सरकार या टीएमसी की बात की जाए, लगातार कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश करती रही। तो आज भी देखा गया किस तरीके से मीडिया को रोकने का प्रयास किया गया। क्यों आप लोग छुपाना चाहते हैं? देखिए, एक बात मैं आपको एकदम साफ साफ बताना चाहता हूँ। मुर्शिदाबाद की शमशेरगंज में जो घटना घटी है वो बहुत ही शर्मनाक घटना है और मैं मानता हूँ वहां पे सिर्फ हरगोविंद दास या चंदन दास का खून नहीं किया गया। उस दिन खून हुआ है बंगाल का सेक्युलरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ आपको। इसलिए जो लोगों ने ये दंगा किया है उन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी, उदाहरणमूलक कार्रवाई होगी, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिया जाएगा ताकि आने वाले वक्त में कोई भी व्यक्ति ये करने के पहले 100 बार सोचे। क्योंकि ये बात सिर्फ हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये बात है बंगाल का सेक्युलरिज्म का, हमारे संविधान का। मैं एक बात आपको क्लियरली बताता हूँ, गवर्नमेंट अपने तरफ से, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पूरा कोशिश कर रही है कि सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जाए और सिचुएशन अभी कंट्रोल में आ भी गया है। लोग वापस आ रहे हैं अपने घर पे, शांति फिर से देखा जा रहा है, पीस वहां पे आ रहा है और जो भी घटना घटी है हम उसका निंदा कर रहे हैं। जी जीशान जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। जीशान जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और सच में ये जो आपने कहा है यही होना चाहिए और इस पे अमल भी होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे इसी पे सवाल करता हूं कि आप जो कह रहे हैं, जो पीड़ित लोग हैं उनका दर्द बांटने के लिए दीदी गई क्यों नहीं? वो विश्वास पैदा कराने के लिए राज्य का मुखिया उनके बीच क्यों नहीं जा रहा कि आप विश्वास करिए हम आपके साथ खड़े हुए हैं? वो क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के तरफ से एक ओपनली एक बात उन्होंने कहा है कि पहला जो चीज करना पड़ेगा, जो लोग पीड़ित है उन लोगों का कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो कर रही है, अपने डीजी के तरफ से, एडीजी के तरफ से पुलिस प्रशासन है, सब हेल्प कर रहे हैं। और जो ये घटना घटा है, मैं मानता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत बिलीफ है कि जो दंगा करते हैं ना उन लोगों का कोई जात धर्म नहीं होता है। दंगाई का जात सर, मेरा दूसरा सवाल था जीशान जी, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल दूसरा था आपसे, सवाल मैं फिर से पूछ लेता हूं। जब जरूरत पड़ेगा राइट टाइम पे वो जरूर जाकर उन लोगों से मिलेगी। जो सवाल ये है कि जिस समय आपने कहा ना कि दंगा अपने आप में बंगाल पे कलंक के तरीके से वो किसी ने भी किया, वो सच्चाई बाहर आएगी और ज्यादा बाहर आएगी। लेकिन जिस समय बंगाल के हिंसा के पीड़ितों के साथ दीदी को खड़े होने की जरूरत थी, उस समय वो इमाम लोगों की उस जगह पहुंचती हैं, उस जगह पहुंचती हैं, उनकी बैठक पे पहुंचती हैं। संदेश ये जा रहा है कि साहब आप किसके साथ खड़े हुए हैं और आपकी प्राथमिकता में क्या है। आप पीड़ितों का दर्द बांटने के लिए नहीं जा सकते, आपके पास समय नहीं है। संदेश ये जा रहा है।
देखिए मैं आपको एक बात क्लियर बताता हूँ, क्या संदेश जा रहा है, लोग किस तरह से क्या चीज को कन्वे कर रहे, दिखाना चाह रहे, वो उनका प्रॉब्लम। ममता बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में इमामों को लेकर जो मीटिंग किया था, उन्होंने साफ वहां पे कहा है कि आप लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, प्रोटेस्ट के नाम पे वक़्फ़ के खिलाफ ऐसा कुछ ना कीजिए जो संविधान अलाउ नहीं करता है। ये भी बहुत जरूरी मैसेज है, ये आपको समझना पड़ेगा। सेकेंडली, ममता बनर्जी पीड़ित के साथ है या नहीं है, वो उनका गवर्नमेंट का जो डिसीजंस लिया गया है, जो लोग खून हुए इस दंगे में, हरगोविंद दास, उनके लड़का चंदन दास, उन लोगों को मुआवजा भी दे जा रहा है। अच्छा जिशान जी, एक चीज और, क्यों राज्यपाल महोदय को जाने से मना करने की वजह क्या थी? ममता दीदी ने क्यों मना किया था? राज्यपाल को पहली बात मना नहीं किया गया था, ममता बनर्जी ने सजेस्ट किया था, एडवाइस किया था कि जब तक सिचुएशन कंट्रोल पे नहीं आ रहा है, हम किसी को भी वहां जाकर मिलने के लिए अलाउ इसलिए नहीं कर रहे। अगर एक कोई जाता है फिर दूसरा भी डिमांड करेगा कि हमें भी जाना है, हम क्यों नहीं जा सकते। देखिए, एक बात आपको बहुत अच्छे से समझना है, अगर आप बंगाल का ग्राउंड रिपोर्ट रखते हैं तो लास्ट 1 साल में आप देखिएगा यहाँ के जो बीजेपी नेता है, स्पेशली लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी से शुरू करके सुकांत मजूमदार जो स्टेट के बीजेपी के प्रेसिडेंट है, उन लोगों का स्टेटमेंट जो लास्ट 1 ईयर से हम सुन पा रहे हैं, पूरी कम्युनल बायस स्टेटमेंट आ रहा है। वो लगातार एक कम्युनिटी को पर्टिकुलर। ठीक है, सौरभ सिकदर जी हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता है। सौरभ जी, आरोप ये लग रहा है कि साहब आप लोग कम्युनल राइट्स कराने को भड़काने के लिए बयान दे रहे हैं, और ममता दीदी और उनकी सरकार जो भी संभव है वो सारा चीजें कर रही है, और वक्त आने पे वो इनसे मिलने भी जाएंगी। जिशान जी, मैं आता हूं, अभी आता हूं, मैं लगातार आपसे ही बात कर रहा हूं, मैं आता हूं आपके पास में। सौरभ जी, ये तो ऐसा हो गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कॉन्सिक्वेंसेस देखिए घटना का। इनका एक मंत्री है सिद्दीकुल्ला चौधरी, वो कलकत्ता में खड़ा होकर बोलता है कि पहले हम जिला में खेल दिखाएंगे, उसके बाद कलकत्ता शहर में खेल दिखाएंगे। 50 जगह में कलकत्ता शहर में बैठ जाएंगे, कलकत्ता शहर को बंद कर देंगे। उसके साथ वो ये भी बोलता है कि पहले जिला में दिखाएंगे, फिर कलकत्ता शहर में दिखाएंगे। उसके बाद मुर्शिदाबाद में ये दंगा हो गया। भड़कावा कौन दे रहा है? बीजेपी। सिद्दीकुल्ला चौधरी किसके पार्टी का मंत्री है, किसके पार्टी का एमएलए है? बीजेपी के। और ये वाकफ कानून जो लाया गया है, पूरा देश में कहीं पे इसके खिलाफ हिंसा नहीं हुआ। इतने स्टेट में बीजेपी शासन करता है, कुछ स्टेट में कांग्रेस का भी शासन है, कहीं पे दंगा नहीं हुआ जी। और यहाँ पे बंगाल में ये दंगा हुआ। इसके 2 मतलब हो सकता है, या तो ममता बनर्जी एज एडमिनिस्ट्रेटर एकदम फेल्योर है, उसका पुलिस का नेटवर्क फेल्योर है, पुलिस मंत्री भी वही है ना, तो उसको पदत्याग करना चाहिए, इसके लिए फिर इसका जिम्मेदारी उनको लेना चाहिए। या दूसरा है, इस पे उसका मदद था, क्योंकि देखिए पूर्व में उसने बार बार बोला है, जो गाय दूध दे सकता है मैं उसका लात खाने के लिए तैयार हूं। ऑन कैमरा बोला है, मीडिया में बोला है। तो ये क्या वो दूधेल गाय जो है वो उसको उसके खिलाफ कुछ कह नहीं सकते, इसके लिए नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि लेकिन बीजेपी की जो तमाम आपकी लीडरशिप है वो भड़काऊ बयान दे रही है, जिसकी वजह से मामला बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से कम्युनल राइट्स होते हुए दिखाई पड़ रहा है। वो ये कह रहा है। भाई साहब, किसने भाषण दिया था, किसने भड़काऊ दिया था? शुभेंदु अधिकारी, सुकांता मजूमदार का वो नाम ले रहे हैं आपके सामने। मैं तो सिद्दीकुल्ला चौधरी का नाम भी आपके चैनल पे ओपनली नाम लेकर बोल रहा हूँ कि उसने भड़काऊ दिया था। उसका मुस्लिम फेस है पार्टी का, सिद्दीकुल्ला चौधरी मंत्री भी है। तो आज पहले उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई किया जाए? ममता बनर्जी ने क्या उसका निंदा किया था जब उसने ऐसा भाषण दिया था कलकत्ता में खड़ा होकर कि आपको ऐसे भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए, इसके लिए दंगा छेड़ सकता है? ठीक है, जो बार-बार शेखर अय्यर जी हमारे साथ में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। 10 सेकंड जी। ये बार बार जो इंसाफ का बात कर रहा है, जिशान भाई अभी बोल रहा था, तो ये कौन सी केस में आज तक बंगाल में इंसाफ मिला है? ये 2 दिन पहले आरजीकर में इतना नारकीय घटना हो गया है, उसका सच आज तक सामने नहीं आया। बिल्कुल, उस घटना का अभी मामला तब हुआ जब एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। शेखर अय्यर जी, शान जी मैं आता हूं आपके पास में, एक सेकंड। शेखर अय्यर जी हमारे साथ मौजूद है। शेखर जी, सवाल यह है कि वक्फ को लेकर एक तबका है जो विरोध कर रहा है, एक तबका वो भी है जो इसका समर्थन कर रहा है। विरोध तक सीमित है, लेकिन हिंसा हो जाना ये देश भर में नहीं देखने को मिल रहा है, ये बंगाल में ही हुआ। आप क्या बड़ी वजह देख रहे हैं इसके लिए, शेखर जी? नहीं, लगातार वहां जो परिस्थिति है पश्चिम बंगाल में, और खास करके तृणमूल कांग्रेस जो सत्ताधारी पार्टी है, पार्टी के अंदर भी बहुत कुछ चीजें चल रही है। वहां पे 2 गुट है, 3 गुट है, आपस में भी बहुत लड़ाई हो रही है, क्लैशेस हो रही है। लगातार वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत चिंता कई लोगों ने जताई है।
तृणमूल के लोग भी जानते हैं कि किस तरह वहां पे हर जिला में, क्योंकि विपक्ष का उतना भूमिका नहीं है जो तृणमूल कांग्रेस के अंदर तो चल रहा है, पहले बात है। दूसरी बात, ममता जी स्वयं कहा कि जब बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं कर रहे हैं तब आप किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो करके उन्होंने भी ये बात बताई। और तीसरी बात, जो भी षड्यंत्र की आज बात हो रही है कि कंस्पिरेसी है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि राजनीति एक तरफ है, दूसरी जो पीड़ित लोगों के साथ जो आपके रिपोर्टर्स बात किए उनकी बातों से क्या लग रहा है, कोई एक सिस्टमेटिक तरीके से ये अटैक हुआ है, ये दंगे नहीं है। दंगे में दो ग्रुप होते हैं, यहाँ पे सिस्टमेटिकली एक कम्युनिटी को जो विक्टिम्स है एक ही कम्युनिटी के, अटैकर्स कौन है हम जानते नहीं है, लेकिन जितना डैमेज हुआ है, जो लोग वहां से पलायन हुए हैं, वो उनका डर यही है भाई हमें यहाँ से भगाना चाहते हैं और बांग्लादेश से और लोग आके बसाना चाहते हैं जी। तो अब सवाल आता है बसाना कौन चाहता है, ये अगली साल चुनाव से क्या जुड़ा हुआ है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स बंगाल में क्या है, ममता क्यों ये है कि कार्रवाई करने में डिले क्यों हो रही है, क्या इसी से डर रहे हैं कि उनकी जो पार्टी की जो मेन सपोर्ट बेस है उसमें कुछ होगा। देखिए इसमें राजनीति की जो देख रहे हैं, ममता जी अभी देखे 2011 से शासन में है जी, और 2011 से हम क्या देख रहे हैं, एक तो पॉलिटिकल वायलेंस चल रहा है, अब पार्टी के अंदर पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है। हरियन जी मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, तृणमूल नेता दूसरी तृणमूल नेताओं पर अटैक कर रहे हैं लगातार जी, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत जबरदस्त चल रहा है वहां पे परिस्थिति। बिल्कुल, इसके वीडियो भी बाहर निकल के आए थे, हमने देखा था किस प्रकार से गुटबाजी पार्टी में दिखाई पड़ रही है, जो बात शेखर जी आप कह रहे हैं। जीशान जी सवाल ये है कि अगर बीजेपी या किसी विपक्षी दल के आरोप को हटा भी दिया जाए, डीडी न्यूज की टीम हो या अन्य मीडिया संस्थानों की टीमें हो, जब वो पीड़ितों से बात कर रहे हैं, वो सीधे कह रहे हैं 5-5, 6-6 घंटे तक पुलिस को लगातार वो कोशिश करके बुलाते रहे लेकिन पुलिस नहीं आई। किस प्रकार से एक तरीके से टारगेटेड तरीके से हम लोगों पे हमला किया गया, ये पीड़ित लगातार कह रहे हैं। ये तो सीधे सीधे एक तरीके से फेल्योर है ना राज्य सरकार, क्योंकि कानून व्यवस्था संभालना उनकी जिम्मेदारी है, तो ये तो स्वीकारना पड़ेगा ना टीएमसी को, ममता दीदी को। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हाँ ये आप बोल सकते हैं, ये तो सच है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जैसे परफेक्टली वो प्रिवेंट करना चाहिए था, वहां कुछ कमी रही है, तभी तो ऐसा घटना घटा है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये बात पे भी गौर करना है, इन्वेस्टिगेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए का जो इनिशियल प्रूव हुआ था, प्राथमिक जो जांच हुआ है, वहां पे ये बात उठकर आया है कि बांग्लादेश का 2 ग्रुप, एक है जेएमबी जमायतुल मुजाहिदीन और एक है एबीटी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, इन लोग का इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। कुछ बांग्लादेशीज का इन्फिल्ट्रेशन हुआ है जो बॉर्डर से इस तरफ आए। आपने प्रतिवेदन के टाइम में जो वीडियो सुना है, आपने भी सुना होगा, जो पीड़ित है वो बोल रहे थे कि हम किसी को पहचानते नहीं है, जिन लोगों ने आके अटैक किया था वो यहाँ के नहीं है, बाहर से आए, किसी को आइडेंटिफाई, मतलब लोकल लोगों ने ये नहीं किया है। यहाँ पे बांग्लादेशी का इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तृणमूल नहीं कह रहा है, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नहीं कह रहा है, ये एमएचए का दिल्ली का रिपोर्ट कह रहा है। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन जो मैं रेस करना चाहता हूँ, बॉर्डर किसके अंडर में आता है? बॉर्डर तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है, वो बीएसएफ के अंडर आता है। और सर बॉर्डर से मुर्शिदाबाद की दूरी कितनी जहां हिंसा हुई है, उस दूरी के बीच में तो राज्य सरकार का इलाका है ना, वहां पे कानून व्यवस्था तो आपके हाथ में है ना। अगर आप मान भी लेते हैं वो फेल्योर उनका है पूरी तरीके से, तो आपकी अपने हिस्से की जिम्मेदारी कहां चली गई सर? मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे आप राज्य प्रशासन को कटघरे पे खड़ा कर रहे हैं, उस तरह से आपको बीएसएफ को भी कटघरे में खड़ा करना होगा, क्योंकि मैं कैसे अलाउ कर सकता हूं बांग्लादेशी को यहां एंटर करने के लिए? और मैं अगर अपना बॉर्डर सिक्योर नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपना बॉर्डर पेरीमीटर अगर सिक्योर नहीं कर पा रहा हूं, तो देश के गृह मंत्री अमित शाह को सबसे पहले बिल्कुल जीशान जी आप जो बात कह रहे हैं, क्योंकि मैं आगे उन पे जाऊं सौरभ जी पे, उसके लिए तर्क, उसका जो आंसर है वो ये है कि अभी संसद के सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को स्पष्टता पे कहा था कि जिस जगह फेंसिंग नहीं है, या तो वो नदी नाले और तालाब का इलाका है या फिर वहां पे नहीं है जहां राज्य सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है, तो उसके लिए भी राज्य की सरकार को ही जिम्मेदार संसद के अंदर गृह मंत्री ने ठहराया था। वहां पे तृणमूल कांग्रेस के तमाम सांसद मौजूद थे, उनके सामने उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। खैर मैं आगे बढ़ता हूं। सौरभ सिकदा जी, सवाल यह है कि अगर रिपोर्ट में आता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का यह काम हो सकता है, तो जिम्मेदारी तो बीएसएफ पे भी जाती है, केंद्र सरकार पे भी जाती है, जिस बात का जिक्र लगातार ममता दीदी या टीएमसी कर रही है। सौरभ जी, जो बात का जिक्र अभी आप कर रहे थे, ये धुलियान और इसके आसपास, क्योंकि मैं भी उधर से ही आता हूँ, आसपास से मालदा से आता हूँ, तो उधर सबसे ज्यादा अनसिक्योर्ड बॉर्डर जो है, लैंड बॉर्डर जो है, ये उसी एरिया में है। और जो जमीन नहीं देने के कारण ये फेंसिंग नहीं बन पा रहा है। हमारे ये पिछले सरकार में भी हमारे मंत्री निश्चित प्रामाणिक जी ने कई बार इसको संसद में उठाया था
जो गृह राज्य मंत्री थे। तो आज यहाँ पे बंगाल पुलिस और जो बंगाल का प्रशासन है, इसके जो असहयोगिता है, इसके लिए आज ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अगर मालदा मुर्शिदाबाद के यही जो बॉर्डर के क्लोज एरिया है, आज के डेट में सबसे ज्यादा रोहिंग्या यही पे घुसा है, सबसे ज्यादा बांग्लादेशी यही पे घुसा है। आपको हर मार्केट में, हर जो जनबहुल स्थान है, वहां पे आपको बांग्लादेशी दिखने के लिए मिलेगा। पुलिस क्या कर रही है, इसको क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं? अरे वहां तो कुछ चंद रुपया देने से आधार कार्ड भी बन जाता है, पैन कार्ड भी बन जाता है, और वहां से ट्रेन पकड़ के पूरा भारत में फैल जाता है। लेकिन सौरभ जी, सवाल जो घुसपैठ का है, उस घुसपैठ के सवाल में केंद्र सरकार, बीएसएफ भी तो कटघरे में आती है ना, कि आपकी निगरानी में अगर ये हो रहा है तो कैसे होगा फिर? लेकिन देखिए जो केंद्र राज्य का जो सहयोगिता है, वहां पे बार बार लैक हो रहा है। ये बात संसद में कई बार हम लोगों ने बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से जो है ये बीएसएफ को और बाकी एजेंसी को कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, और कोऑर्डिनेशन जो नहीं होता है, इसका जीता जागता उदाहरण तो है। जब सीबीआई किसी को अरेस्ट करने गया था, कलकत्ता का पुलिस कमिश्नर को, तो खुद सीएम वहां पे धरने में बैठ गए थे। तो इसीलिए राज्य सरकार से कितना सहयोग मिलता है ये सब जानते हैं। जी, और आज जो ये घुसपैठ वहां पे हुआ है, इसका जिम्मेदारी पूरा राज्य सरकार को लेना। शेखर जी, सवाल ये है कि भले ही कारण कुछ रहा हो, लेकिन मौजूदा वक्त में बंगाल का आम जो नागरिक है वो इसका पीड़ित है, और उसके बाद भी वो न्याय के लिए भटक रहा है। विश्वास बहाली अभी भी नहीं हो पा रही उन परिवारों को जो पलायन करके दूसरे जिलों में पहुंच गए, मालदा में, वो कैसे घर वापस जाएंगे? उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा है, वो अपने लिए सुरक्षा की गुहार कर रहे हैं। ये हालात हो गए बंगाल में। बिल्कुल आर्यन जी, बार बार पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि वहाँ पे सेना को तैनात करो या बीएसएफ को तैनात करो। अभी भी बीएसएफ की बात हो रही है। हम जानते हैं कितने घटनाएं हुए हैं जहाँ पे तृणमूल के समर्थक लोगों ने बीएसएफ पर भी आक्रमण किया है, कई बार हुआ है। अब जब बीएसएफ की एरिया ऑफ ऑपरेशन में जो बढ़ाया गया था बीच में होम मिनिस्ट्री ये से, तब सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन आया था ममता सरकार से कि बीएसएफ को क्यों और आप एरियाज दे रहे हो कंट्रोल करने के लिए। देखिए, बीएसएफ के काम पे बहुत रुकावट पैदा किया है राज्य सरकार ने, वो भी राजनीतिक कारण से, ये हम सब जानते हैं। तो आज हालत ये है कि वहां के जो परिवार, जो पलायन हुए जो परिवार हैं, वो चाह रहे हैं कि हमें और केंद्र के फोर्सेस दे दो। और ये भी देखिए, पहली बार एक हाई कोर्ट ने निर्देश दिया वहां पे पार्लियामेंट्री फोर्सेस तैनात करो। कोलकाता हाई कोर्ट के ऑर्डर पे वहां पे बीएसएफ पहले पहुंचे, फिर बाद में बाकी फोर्सेस भी पहुंचे। क्या प्रशासन को स्वयं महसूस नहीं हुआ कि चीजें इतनी बिगड़ गई है, हमें तुरंत वहां सेना और या जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजना चाहिए? शेखर जी, सवाल यही है कि अगर जिस समय पुलिस को बुलाया जा रहा है, उस पर कोई रुकावट नहीं हुई है। शेखर जी, सवाल यही है कि जब पुलिस को लोग बुला रहे हैं, उस समय पुलिस आ नहीं रही है, उसके बाद में जब उनको समझना चाहिए तब वो एक्शन ले नहीं रहे हैं, कोर्ट को समझना पड़ता, उसके बाद कार्रवाई होती दिखाई पड़ रही। तो ये तो अपने आप में आम शहरी की जिंदगी को खतरे में डाल देना और उसके पीछे चुप होकर बैठ जाना, वो स्थिति दिखाई पड़ रही है। शेखर जी, बिल्कुल। देखिए, अगर हाई कोर्ट को कहना पड़ रहा है, जो राज्य सरकार स्थानीय कलेक्टर की जिम्मेदारी है, ये थोड़ी हाई कोर्ट को बताना कि भाई वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजो और हमें रिपोर्ट दो और वहां पे फोर्सेस तैनात रहेंगे अगले जब आगे ऑर्डर तक। ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण से ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर ही आएगी। और उन्होंने अपने मंत्रियों की कहां रोका, मर्जी बोले जा रहे हैं। तो गृह मंत्रालय भी उनके पास में है और इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति बनती दिखाई पड़ रही है। दूसरी बात बताना चाहता हूं आर्यन जी, इस दंगा में कहीं ना कहीं इंडियन सेक्युलर फ्रंट करके एक नया पार्टी है, जो पार्टी तृणमूल के कुछ लोग के साथ पहले थे, अब तृणमूल के खिलाफ है वो ग्रुप जी। तो ये राजनीतिक कारण से भी ये चीजें हो रही है। बिल्कुल, और ये इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्होंने अपनों को खोया है, अपने आशियाने को खोया और आज भी घर वापसी के लिए वो सुरक्षा की गुहार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए आप सभी का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि नेशनल हेराल्ड पर सियासत किस प्रकार से अभी भी लगातार गरमाई हुई है। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं बीजेपी और कांग्रेस के। क्या है पूरी खबर, होगी नजर विस्तार से छोटे से ब्रेक के बाद।
सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। RBI कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का चार्जशीट में नाम आने के बाद से देश भर में राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग आज शहरों में विरोध प्रदर्शन किया तो एक दूसरे पर जमकर घेरते नजर आए। बीजेपी ने गांधी परिवार को भ्रष्टाचार के नाम पर घेरा तो कांग्रेस ने इस पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। नेशनल हेराल्ड के मामले में 25 अप्रैल को अब दिल्ली की एक अदालत में चार्जशीट पर सुनवाई भी तय होनी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, कांग्रेस बीजेपी में सियासत गरमाई। सड़क पर उतरे बीजेपी कांग्रेस, विरोध प्रदर्शन की लगी रेस। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान जारी है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में लगे हुए हैं। बीजेपी की ओर से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने देश के कई हिस्सों में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने जनता के पैसों का गबन किया है और इसे पार्टी नेताओं के निजी हितों के लिए इस्तेमाल किया गया। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता दिल्ली के मानसिंह रोड पर एकत्र हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़ने से पहले ही रोक लिया। नेशनल हेराल्ड देश के साथ गद्दारी, भ्रष्टाचार, चोरी और षड्यंत्र का केस है। सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो इतनी बौखलाहट क्यों है? अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो डरते क्यों हैं? लेकिन 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी आप 50 लाख में दिखाते हो तो आपको जांच एजेंसी को जवाब देना पड़ेगा। वहीं पटना में युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए सचिवालय हॉल्ट पर ट्रेन रोक दी। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर लेट गए, जिससे अफरा तफरी मच गई और पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। इस देश में गैर कानूनी तो काम बीजेपी कर रही है। हम लोग तो इस प्रदर्शन के माध्यम से केवल सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप ये गैर संवैधानिक काम मत किया करिए, देश के विपक्षों का आवाज दबाने का काम मत करिए, ईडी और सीबीआई को आप तोता बनाने का काम मत करिए। कांग्रेस कुछ भी कह रही हो, लेकिन बीजेपी इस मामले में कांग्रेस नेतृत्व पर जोरदार तरीके से हमला कर रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेराल्ड मामले को कांग्रेस का भ्रष्टाचार मॉडल करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर यंग इंडियन कंपनी को मात्र 50 लाख रुपए में ही 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हस्तांतरित कर दी। तमाम और नेता भी इस मामले में कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं।
This is an open and shut case involving fraud, corruption and money laundering. ये अखबार जो है ये 2008 में ही छपना बंद हो गया था. It ceased to exist. अब इसमें भी आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर से कितनी कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं. नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही आज कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में सेंसेशन होने लगते हैं. सेंसेशन जैसे कि छटपटाहट, कपकपाहट, धड़धड़ाहट, फड़फड़ाहट, डगमगाहट, लड़खड़ाहट. और ऐसे सेंसेशन होने लाजमी भी हैं क्योंकि पकड़े जो गए हैं. नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है. अब इसी मामले में कोर्ट 25 अप्रैल को संज्ञान लेगा. ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज. और बात वक्फ कानून की. देश भर में नए वक्फ कानून को समर्थन भी मिल रहा है. आम मुसलमान इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वक्फ संपत्तियों पर कब्जा जमाए बैठे लोगों को ये सब कुछ रास नहीं आ रहा है. वो वक्फ कानून का समर्थन करने वालों या वक्फ संपत्तियों का हिसाब किताब मांगने वालों को परेशान करने और धमकाने से बाज नहीं आ रहे हैं. ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से सामने आया है, जहां वक्फ की जमीन का हिसाब मांगने वाले अब्दुल बाबर अंसारी नामक व्यक्ति का बहिष्कार करने की घटना सामने आई है. छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोगर गांव में रहने वाले अब्दुल बाबर अंसारी को वक्फ की जमीन का हिसाब मांगना भारी पड़ा है. इसके चलते उन्हें मुस्लिम समाज से बेदखल कर दिया है और मुस्लिम समाज के किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाने का फरमान भी जारी कर दिया है. दरअसल उन्होंने डोगर गांव के मुस्लिम जमात से वक्फ दान की ज़मीन का हिसाब मांगा था. उनका कहना है कि जमात के लोग वक्फ की चारों जगहों की ज़मीन को बेच चुके थे और पांचवी जगह की ज़मीन को बेचने की तैयारी कर रहे थे. इसके लिए उन्होंने लिखित में आवेदन किया था, जिसके बाद उन्हें मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष सचिव और अन्य पदाधिकारियों ने जानकारी न देकर समाज से अलग कर दिया है. मैंने अपने सुन्नी मुस्लिम जमात मस्जिद डोंगर गांव से जानकारी मांगा था कि ये 4 जमीन वक्फ की दान की जमीन को बेच चुके हैं, 5वें जमीन को बेचने जा रहे थे. तो इसलिए मैंने अपने मस्जिद में जमात में वहाँ बात रखा कि डोंगर गांव सुन्नी मुस्लिम जामा मस्जिद में कौन कौन कहाँ कितना घर खेत खाली जमीन वक्फ किया है, इसकी जानकारी मुझे लिखित में दी जाए ताकि उससे हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे जमात और मस्जिद को फ़ायदा हो सके. बस इतना ही पूछना था सर कि वहाँ के जो कमेटी के जो मेंबर थे, कमेटी के जो थे सदर वगैरह लोग, वो लोग इसी बात पे मेरे ऊपर पूरा गुस्सा दिखाने लग गए और मेरे ऊपर दबाव डाले और मेरे को समाज से इसी बात की वजह से मेरे समाज से बहिष्कृत कर दिए. अब्दुल बाबर अंसारी गरीब परिवार से हैं और बावर्ची का काम करते हैं. मस्जिद के अलावा वो मुसलमानों के यहाँ विशेष अवसर पर खाना बनाने के लिए भी जाते हैं, लेकिन इस फरमान के बाद उनका रोजगार छिन गया है. ऐसे में अब्दुल अंसारी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है. एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जब एक मुस्लिम समाज का युवक वह प्रॉपर्टी बिक रही थी और वह प्रॉपर्टी को बिक्री करने से रोका, तो उसको कुछ कांग्रेसी नेताओं के द्वारा और कुछ वहाँ के मुतवल्ली के द्वारा उसको जात भार कर दिया गया है. जो नया वक्फ बिल आ रहा है, नया वक्फ बिल के समर्थन में कार्य करने के बाद उसको जात भार करना ये दुर्भाग्य है पूर्ण. ऐसे मुतवल्ली को हमने नोटिस जारी किया है और आवश्यकता पड़ने पर उसके ऊपर हम FIR भी करेंगे. संसद से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद देश भर में इसको लेकर हलचल है. इसी बीच छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगर गांव में वक्फ की जमीन का हिसाब मांगना एक आम आदमी को इतना भारी पड़ा कि उसे अपने ही समाज से बाहर कर दिया गया. अब्दुल बाबर अंसारी नाम के शख्स पर न सिर्फ सामाजिक बहिष्कार थोप दिया गया, बल्कि उसके रोजगार का भी जरिया छीन लिया गया. अब ये सवाल ये उठता है कि वक्फ की संपत्ति में पारदर्शिता की मांग करना इतना बड़ा गुनाह है. सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, छत्तीसगढ़. और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं. ब्रेक के उस बार जब वापस आएंगे तो खबर इस बात की दिखाएंगे कि कैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का हब बनता जा रहा है. क्या है आंकड़े, क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद. ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार. सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट. पैसे बड़े बदल गए हो यार. अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो. पापा तिजोरी में नहीं, लेकिन महफूज अब भी हो, बदले हो.
लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। हेलो जी। 450? मैं सिर्फ 400। पॉकेट खाली हो फिर भी पॉकेट में मनी हो। मॉडर्न हो गए हो लेकिन ख्याल अब भी सबका रखते हो। बदले हो लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं कि अभी तक बुलेटिन में किन बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया, किन पर नजर डाली है। अगर बड़ी खबरों के लिहाज से बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि हिंसा पीड़ितों का दर्द जानने पहुंचे राज्यपाल, इस खबर से हमने आपको रूबरू कराया। पश्चिम बंगाल की खबर थी। साथ ही साथ हिंसा पीड़ितों की आप बीती क्या कुछ थी, ये भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, क्योंकि DD न्यूज़ की टीम एक्सक्लूसिवली उस जगह पहुंची हुई है जहां पर हिंसा हुई थी। इसी तरीके से अगर बात की जाए अन्य बड़ी खबर की, तो नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर सियासत किस तरह से गरमाई हुई है, इस खबर से भी हमने आपको रूबरू कराया। अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की ओर रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेस्ला के CEO एलन मस्क से बात की है। बातचीत की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि एलन मस्क से बात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें इस साल की शुरुआत में वाशिंगटन DC में हमारी बैठक के दौरान शामिल किए गए विषय भी शामिल थे। हमने प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं पर चर्चा की है। भारत इन क्षेत्रों में अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मानेसर में VVDN टेक्नोलॉजीज की सबसे बड़ी SMT लाइन और अत्याधुनिक मैकेनिकल इनोवेशन पार्क का आज उद्घाटन किया है। इसमें भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। ये सुविधाएं जटिल तकनीक उत्पादन को सक्षम बनाएंगी और कुशल नौकरियों को पैदा करेंगी। साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी मजबूती प्रदान करेंगी। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मानेसर में VVDN टेक्नोलॉजीज की सबसे बड़ी सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी लाइन और अत्याधुनिक मैकेनिकल इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया। ये SMT लाइन VVDN की अब तक की सबसे बड़ी PCB साइज को संभाल सकती है और प्रति घंटे 2.5 लाख कंपोनेंट माउंट कर सकती है, जिसमें AI सर्वर, मदरबोर्ड और उन्नत नेटवर्किंग गियर जैसे उच्च स्तरीय उत्पाद शामिल हैं। We are here in a facility which has a design team as big as 5,000 design engineers. And these design engineers are designing some of the most complex products. They are taking a big leap from the legacy systems and designing products where AI is embedded in the product itself. इसके ठीक बगल में 1.5 लाख वर्ग फुट में मैकेनिकल इनोवेशन पार्क बनाया गया है, जो CNC, EDM और अत्याधुनिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों से सुसज्जित है और डिजाइन से लेकर विनिर्माण तक का एक सरल मार्ग प्रशस्त करता है। VVDN भारत की एकमात्र कंपनी है जिसके पास गहन डिजाइन आधारित विनिर्माण और बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, जो AI, EV, लैपटॉप और Wi-Fi 7 तकनीक में अग्रणी नवाचार है।
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया विजन के तहत पिछले दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 5 गुना वृद्धि हुई है, जो अब 11 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है। निर्यात 6 गुना बढ़कर 3,25,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग 11 लाख करोड़ रुपए से बढ़। और सीधे इस वक्त बंगाल की खबर का रुख करते हैं। बंगाल के जो राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस जी, वो इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं क्योंकि आज उन्होंने दौरा किया है मालदा का, जहां पर हिंसा से पीड़ित तमाम लोग मौजूद थे। सर, दूरदर्शन न्यूज़ पे बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो यही कि आज आप जब पीड़ितों से मिलने पहुंचे हैं तो क्या कुछ आपने देखा और क्या कुछ उन्होंने आपको बताया है, क्या कंडीशन है, उसके बारे में हमारे साथ कुछ बातें साझा कीजिए। I'm just returning from the relief camp where those who are rescued from the villages from the miscreants are staying. उनसे बात किया, बहुत दुख की बात है कि miscreants are mishandling them, rushing into their houses, attacking them, intimidating them, and setting fire to their houses. They are all in great fear. What they want is protection, sense of security. They want protection from the miscreants who are trying to impose over them. See, what I see is a section of society imposing their views on another section of society by force. A kind of theocratic supremacy seems to be behind it. That's what it is. We want peace. That's what they said. We want justice. They will get justice. They will get peace. I will certainly take up the matter to the authorities in the center and also give instructions to the state government. Peace will be established there. Normalcy has been brought back immediately. Something which will never have place like Bengal. सर, ये जो पूरी हिंसा हुई है, पूरा वायलेंस हुआ है, आप वहां पहुंचे, आपको क्या जानकारी मिली, इसके कारण क्या थे? व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस वायलेंस? सर, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टेलीफोन के माध्यम से वो हमसे बात कर रहे हैं। उन्होंने आज दौरा किया है। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं लगातार, क्योंकि आज वो पहुंचे हैं वहां पर, तमाम जो हिंसा के पीड़ित लोग हैं उनसे मिलने के लिए उन्होंने बात की है। और ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं किस प्रकार से जो पीड़ित लोग हैं, हिंसा के पीड़ित लोग हैं, उन्होंने अपना दुख बयां किया है उनके साथ में। और राज्यपाल महोदय ने उनसे मुलाकात करके हर संभव मदद का भरोसा दिया, सुरक्षा देने का भरोसा दिया है। इस वक्त हमारे साथ खुद राज्यपाल महोदय जुड़े हुए हैं। सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे समझना चाहूंगा कि आपसे तमाम लोगों ने अपनी बात भी रखी है और आपने वहां पे लोगों से जानकारी हासिल की। क्या कारण था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस वायलेंस? हम कोशिश कर रहे हैं लगातार राज्यपाल महोदय से संपर्क करने को लेकर, क्योंकि इस बात की जानकारी भी लगातार आ रही थी उस इलाके में इंटरनेट को लेकर दिक्कतें थी और नेटवर्क को लेकर दिक्कतें हुई हैं। क्योंकि आज जब राज्यपाल महोदय पहुंचे हैं वहां पर मिलने के लिए तो उस वक्त मीडिया को भी रोका गया था। राज्यपाल महोदय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। सर, समझना चाहते हैं कि आपने जो जानकारी हासिल की है, क्या कारण था, रीजन क्या था इस वायलेंस को लेकर? What the villagers told me is that one particular section of society is forcing another section of society to follow their will and through intimidation. And secondly, this section of society which is on the aggressive mood, they try to transgress into the honor of women, setting fire to their houses, and there is an atmosphere of fear psychosis has been created there. That is what the villagers told me. The reason for it are many, which I do not want to expose now. What they wanted was sense of security. They want protection to live in their house peacefully. They have no house now. They want house, they want means of living, and more than that, protection for their life and property. सर, इस बात की भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि जब ये हिंसा हुई, वायलेंस हुआ वहां पर, उस वक्त वो लोग लगातार पुलिस को कॉल कर रहे थे कि उनको सुरक्षा मिल सके, उनका शेल्टर मिल सके, लेकिन पुलिस बहुत देर में पहुंची। आप जब आज पहुंचे तो आपको इस बात को लेकर क्या जानकारी मिली? क्या ऐसा हुआ कि पुलिस देर से पहुंची जिसकी वजह से शायद ज्यादा हिंसा हुई? गांव वालों ने एक स्वर से कहा
पुलिस का सपोर्ट नहीं मिला, पर अब तो सेंट्रल फोर्सेस आए हैं, नॉर्मल से रीएस्टैब्लिश करता है। सर, ये जो हिंसा हुई उसमें जो तमाम लोगों से आपने मुलाकात भी की है, महिलाओं का कहना है कि उनके साथ में जो विमेन्स है उनके साथ में एक तरीके से मिसबिहेव भी किया गया। क्या ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर आपसे उन्होंने अपनी बात रखी हो? ऐसा एलिगेशन आया। हेलो सर, हम सुन पा रहे हैं, अपनी बात को रखें सर आप जी। Many of the women said they were molested, attempted molestation was there. One mother said her baby was snatched away from her hand and she had to bite the miscreant to save the baby. So many such tales were told to me by the villagers there, particularly the women folk there. Sir, how do you see the role of the state government, sir? I do not want to comment on it now. I have made my own assessment from field visits, and by taking the opinion, understanding the feelings of the women particularly, I will firm up my mind. My report on the matter will go to the appropriate authorities. I will also give suitable instructions to the state government. Now what is required is not a blame game. Everyone has to come together, work together to establish normalcy in the place. That is my priority. Okay. Sir, tomorrow also you are going to Murshidabad to visit some other relief camps? I will certainly be available for the people who want to meet me. I will go from camp to camp and also visit the hospitals where people are admitted and also the families of people who are murdered in the process. Sir, promptness of the police forces, do you want to comment on this? Still so many things are going on. Do you want to comment on the promptness of the police forces? Now that the central forces are there, state forces are there, they are trying to establish normalcy. At this point of time, I do not want to pass any judgment on the police force. So what do you see, what immediately needs to be done on the ground, sir? A cleansing operation is required. Concerted effort is to be done to put down violence with an iron hand. That is the only way out, and we are determined to do that. Sir, confidence building between the common persons, how it can be done on the ground, sir? See, we have to first give them a sense of security. They should feel that there are authorities who will support them in their hour of distress. Certainly we have to do quite a lot. We build confidence there. And also the fundamental question, why this is happening? See, in a democratic state, a secular state, this kind of an approach can never be accepted by any civilized society. There is concerted attempt to terrorize one section of the society. That is the cause of all these things in Bengal now. Okay. So this is not the first time when we see the violence in the West Bengal. There are a series of these kind of incidents. How do you see all these kind of series in a different part, in a different modus of operandi? Two things which are cancerous on the body politic of Bengal. One is violence, the other is corruption. And these are intertwined. There should be a relentless war, a fight against violence in the state. This is recurring. Concerted effort has to be taken by all the stakeholders together. And public conscience also has to be arisen for this. Sir, any specific instructions which you have given to the district administration and the police forces? I am in constant touch with the government of state government, and instructions are being given. At this point of time, I do not want to pass judgment on the government. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग डीडी न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जो कि आज पहुंचे हुए थे मालदा में, जहां पर मुर्शिदाबाद हिंसा के तमाम जो पीड़ित लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। वहां के शेल्टर होम में उनसे मुलाकात की, उनसे उनका दर्द जाना है और राज्यपाल महोदय ने इस बात को साफ तौर से डीडी न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि उन्होंने हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल फोर्सेस की पुलिस हो, राज्य की पुलिस हो, सब कोई मिलकर एक विश्वास बहाली का माहौल बनाए ताकि शांति स्थापना हो सके। और ये बहुत ज़रूरी है किस तरीके से वहाँ पे लोगों का विश्वास हो सके और लोग अपने घरों को लौट सकें, इस प्रकार की हिंसा ना होने पाए। और लगातार जिस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार से आज राज्यपाल महोदय पहुंचे मालदा में, उसके बाद कल मुर्शिदाबाद पहुंचने का कार्यक्रम भी उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है और वो ब्लेम गेम नहीं करना चाहते, लेकिन जो जिम्मेदारी जिसकी है वो उसको निभाना पड़ेगा। गांव वालों ने सुरक्षा की मांग की है, वो लगातार कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है, लेकिन ऐसे तमाम लोगों को सुरक्षा
कैसे मिलेगी? ये पुलिस को मदद करने की जरूरत है। पुलिस पर मदद नहीं करने का आरोप भी लगाया गांव वालों ने। जिस बात का जिक्र राज्यपाल महोदय ने डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में किया है, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने डीडी न्यूज से खास बातचीत की है और जो आज मुलाकात हुई है तमाम पीड़ितों से, उन पीड़ितों ने जो दुख बयां किया है, जो दर्द बयां किया है, उस बात को राज्यपाल महोदय ने डीडी न्यूज के साथ खासतौर से एक्सक्लूसिवली साझा किया। उन्होंने कहा कि किस प्रकार का वो दर्द है, लोग सुरक्षा चाहते हैं अपने जान माल के लिए, अपने परिवार के लिए, और इसके लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि मैं फिलहाल ब्लेम गेम में नहीं फंसना चाहता, किसने किया क्या हुआ, लेकिन ये राज्य की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को संभालना और राज्य के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। लोग अपने जिंदगी की सुरक्षा चाहते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, अपने घर परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन हिंसा से सख्ती से निपटने की जरूरत है और उसको किया जाना चाहिए। सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों यह हिंसा हुई है, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है और क्यों एक प्रकार का एक पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। सब समाज में ऐसा नहीं होता है और एक डेमोक्रेटिक सेटअप में तो इस प्रकार की बात को बिल्कुल भी तो उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर हम इस वक्त लगातार बता रहे हैं, क्योंकि इस खबर को लेके बीते कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी। आज राज्यपाल महोदय पहुंचे, उन्होंने मुर्शिदाबाद हिंसा के जो तमाम पीड़ित लोग मालदा में पलायन करके पहुंचे हुए थे, उनसे मुलाकात की है, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों से उनका दुख दर्द जाना, उन्होंने जो हाल बयां किया उस बात को साझा किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है और ये घटना क्यों हुई, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने ये भी कहा कि एप्रोप्रिएट एक्शन लिए जाएंगे और जो कुछ भी मैं देख रहा हूं वो तरीके से रिपोर्ट के तौर पे जहां जरूरी है उस बात को रखा जाएगा, कहा जाएगा, लेकिन मौजूदा वक्त में इमीडिएट रिलीफ देना राज्य की जिम्मेदारी है और सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में आना चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस राज्य की हो या फिर केंद्रीय एजेंसियां हो। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि केंद्रीय एजेंसियों की मौजूदगी से एक विश्वास बहाली का माहौल बना है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो सीधे तौर पे उन्होंने ममता सरकार पे नाम लेके तो आरोप नहीं लगाया, लेकिन राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और वो एक तरीके से निभाने में विफल रही हैं। तो सीधे तौर पे राज्य की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था निभाने की गृह मंत्री के तौर पर भी ममता बनर्जी की ये जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन उसके बावजूद हिंसा हुई है और पश्चिम बंगाल एक तरीके से इकलौते राज्य के तौर पर है जहां वक्फ कानून के विरोध को लेकर हिंसा हुई है। बाकी राज्यों में भी कहीं कहीं जगहों पर विरोध देखने को मिला, लेकिन हिंसक घटनाएं नहीं हुई हैं। हिंसक घटनाएं बंगाल में ही हुई। ये तस्वीरें भी आप देखिए, कैसे रोते बिलखते लोग हैं जो अपनी आप बीती सुना रहे हैं राज्यपाल महोदय के। और हमने देखा कि 3 लोगों की जान भी चली गई, इनमें से एक पिता पुत्र भी था जिनकी जान चली गई। दंगाइयों ने घर से निकालकर पिता पुत्र को पीट कर मार डाला। ऐसे तमाम लोगों की जो आप बीती है घटनाएं हैं वो लगातार सामने आई हैं और मीडिया को भी रोकने का काम किया गया है राज्य की पुलिस के द्वारा, ताकि जो सच्चाइयां हैं वो बाहर ना आ सकें। लेकिन डीडी न्यूज की टीम भी वहां पहुंची, एक्सक्लूसिव तस्वीरें और लोगों से बात करके जो पीड़ित हैं उनका दर्द बयां किया है और उस खबर को हमने दिखाया है। और राज्यपाल महोदय जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, उन्होंने डीडी न्यूज से खास बातचीत की और आज वो मालदा में थे और आज वो वहीं रुकेंगे। उसके अलावा वो कल मुर्शिदाबाद जाएंगे और वहां भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस तरीके की पूरी घटना हुई है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। जरूरत इस बात की है कि आखिर ये घटना हुई क्यों, इसकी एक रिपोर्ट वो सौंपेंगे। जहां पे उनको सौंपना इस बात को उन्होंने जिक्र किया, ब्लेम गेम नहीं, लेकिन इस प्रकार की हिंसा रुकनी चाहिए, लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस खबर के साथ फिलहाल बस डीडी न्यूज में इतना ही। नमस्कार। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ